छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल से मिले नवनियुक्त मंडल और बोर्ड के अध्यक्ष। सीएम बघेल ने सभी को दी बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में जारी है सियासी खेल। विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और बीजेपी ने कांग्रेस को बताया डूबती नाव। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीजेपी नेता का मकान गिराया गया, अतिक्रमण का लगाया गया आरोप। बीजेपी नेता ने खुद को बताया राजनीतिक शिकार। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को अब नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना के चलते लगाया गया प्रतिबंध। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र स्वर्ण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव और निगम अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कई विभागों के मंडल और आयोगों के अध्यक्षों ने मुलाकात की है और मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद ने मुलाकात की है सीएम बघेल से और इसके बाद मुख्यमंत्री से राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष जनेजा ने भी मुलाकात की है। अपेक्स के अध्यक्ष चंद्राकार ने भी सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सरकार काफी वाहवाही बटोर चुकी है, लेकिन अब सरकार पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल 31 मई तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 70 कोरोना मरीज थे। उनकी रिकवरी का प्रतिशत भी 100% था, लेकिन अनलॉक के चलते अब राज्य में कोरोना पांव पसार रहा है और तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए अब लॉकडाउन की मांग भी उठने लगी है, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। जिस तेज गति से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में इस कोरोना संक्रमण की स्थिति का कहीं न कहीं आकलन करने की आवश्यकता है और उसको दूर करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन मुख्यतः कि जो प्रवासी श्रमिक है उनको क्वारंटाइन करना है, लोगों को आइसोलेशन करना है, साथ ही साथ मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन और तमाम प्रकार की जिससे हम कोरोना संक्रमण से बच सकें। यदि आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तमाम गाइडलाइनों का उल्लंघन हो रहा है और जिस तरीके से बाजारों के साथ साथ अन्य जो स्थल हैं, चाहे वो शराब की दुकानें हों, चाहे अन्य स्थल हों, यहाँ तक कि गेट टुगेदर भी इस प्रदेश के अंदर में हो रहा है, लेकिन सरकार जो है वो सोई हुई नजर आ रही है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि आज से 3-3.5 महीने पहले जहाँ पर गिनती के 4-5 कोरोना संक्रमित मरीज थे, आज लगभग 5000 से ऊपर संक्रमण हो गया है। पहले की अपेक्षा बहुत दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो सरकार को ये चाहिए कि एक तो सोशल डिस्टेंस सही नहीं हो रही है और मास्क वगैरह लोग बाग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये है कि अभी लॉकडाउन ज़रूरी हो गया है। बहुत जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर मोहल्लों में चारों तरफ फैल गए हैं पूरे। अभी ये हालत हो गई है कि चारों तरफ कोरोना का बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। 31 मई को छत्तीसगढ़ में सिर्फ 70 पेशेंट थे, जिनके ठीक होने का आंकड़ा 100% था। आज 17 जुलाई को प्रदेश में आंकड़ा 5000 को पार कर गया है। तमाम आम जनता से लेके तमाम राजनेता नेता सब कोई मांग कर रहे हैं सरकार से कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन सरकार अपनी धुन में मस्त है, लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन स्थिति हालात और ज़्यादा संजीदा हो उससे पहले सरकार को लॉकडाउन लगाना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए यहाँ अब मांग उठने लगी है। अपने सहयोगी राजशेखर के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, एएनबी न्यूज़ के लिए रायपुर से। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक 14,514 मरीज वहां पर ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,870 तक पहुंच गई है और इसी तरह से प्रदेश भर में 9 नई मौतें भी
शामिल हुई हैं और अब तक 698 मरीजों की जान यहां पर जा चुकी है। और राजधानी भोपाल में शनिवार को 140 नए मामले सामने आए और अब यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4224 तक पहुंच गई है और इनमें से 2866 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पर जा चुके हैं। यहां पर अब तक 129 मरीजों की जान भी जा चुकी है। लगभग 1000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर और मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 100 रुपये, मास्क नहीं पहनने पर भी 100 रुपये और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपये और इसके अलावा होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहा है। उनके इस बयान पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने पलटवार किया है। पैसे की बात वो बार बार करते हैं। दरअसल ये लोकसभा का प्रकरण मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। जब कमलनाथ जी मंत्री थे, नोट फॉर वोट वाला जो लोग वहाँ हुआ था लोकसभा के अंदर, और वहाँ से आप चले आइए धीरे धीरे सरकते हुए। हमारे 2 विधायकों को जैसे विधानसभा में उनने बिठाला था, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी को, और उनको तो शुरुआत तो उनकी की हुई है। और पैसे की बात से व्यापारी आदमी हैं, उनको समझ ही वही संस्कृति आती है। ये संस्कृति समझ नहीं आती कि उनके नेतृत्व के प्रति अरुचि है। अरे भाई, सबरे पद आप रखोगे तो विधायक समझते तो है ना कि बाकी विधायक क्या गोइयां छीलेंगे क्या? आप सारे अध्यक्ष भी आप हो, नेता प्रतिपक्ष भी आप हो, जो कुछ बनेगा आपका बनेगा। तो बाकी के विधायक जानते हैं कि यहाँ तो वन मैन शो वाला मामला है। जो संस्कृति दिल्ली में थी वो यहाँ पे है। कौन रहेगा इस पार्टी में? साथ में उन्होंने प्रजातंत्र का और संविधान का कोई मतलब नहीं, बोली लगा। इमरजेंसी लगाने वाले प्रजातंत्र की बातें करें तो हास्यास्पद सी लगती है। मध्य प्रदेश में विधायकों का पाला बदलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार की राजनीति भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने बीजेपी पर जहां खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी के नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि आप अपने ही विधायकों पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नाव में अब कोई नहीं रहेगा। देखिए, बीजेपी हार्स ट्रेडिंग कर रही है और लोगों को पद का लालच दे रही है। बड़ी तादाद में और करोड़ों रुपया दे रही है बीजेपी। और इसके बाद में ये पप्पू चप्पू की बात करते हैं। आने वाला समय बतलाएगा इनको, जब देश की जनता और यही एमएलए इनको चप्पलें मारना शुरू करेंगे। देखिए, कांग्रेस की नाव डूब गई और कांग्रेस की नाव का चप्पू या पप्पू के हाथ में है। तो जब चप्पू पप्पू के हाथ में होगा तो कौन रहेगा उसमें? और कांग्रेस के विधायकों को लगता है कि जिस बातों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, वो वादे कांग्रेस की सरकार ने पूरे नहीं किए। चाहे किसान का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, भ्रष्टाचार आकंठ तक हो गया, तबादला उद्योग फल फूल गया। तो अब किस मुंह से जाएंगे वो कांग्रेस विधायक के रूप में जनता के बीच? और पप्पू के चप्पू के बाद कोई भी उस नाव में नहीं रहेगा। खरीद फरोख्त आप अपने विधायकों पर ये इल्जाम लगा रहे हो, इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आप इस विधा में लगे हो। जो खरीद फरोख्त से परेशान थे वही छोड़ रहे हैं। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन नजदीक ही है और ऐसे में इस खास त्योहार की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस बार चाइनीज राखियों की बजाय लोगों से स्वदेशी राखियां इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत महिलाएं आकर्षक राखियां बनाने में जुटी हुई हैं। महिलाएं अपने हाथों से खूबसूरत राखियां बना रही हैं और खास ढंग से राखियों को सजाया जा रहा है। इन राखियों की कीमत भी ज्यादा नहीं है। 5 रुपये से लेकर अधिकतम 25 रुपये तक इन राखियों की कीमत रखी गई है। भावना देवी है। हमारे राखी मेला ग्राम संगठन में हम सब महिला मतलब सब महिला के उद्देश्य है कि राखी बना के गांव तक या तो बाहर तक पहुंचाना है। राखी त्योहार तक करके क्या क्या चीज़ उसमें डाल रहे हो? राखी में क्या क्या चीज़ के बना रहे हो? बादाम है, काजू, किशमिश, धान का है, चावल का है
और कुछ आमने सामने फूल वगैरह है उनके भी बना रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे ग्राम संगठन राखी महिला ग्राम संगठन देवरी में राखी का निर्माण कर रहे हैं। हमारे क्लस्टर का पदाधिकारी और हमारे जितना भी ऊपर में बैठे केडर लोग हैं ना, सभी लोग के सहयोग से हमारे राखी ग्राम संगठन में राखी का। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है और पखांजूर में बीजेपी नेता और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और मकान को गिरा दिया गया। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा बताकर प्रशासन ने रात 10 बजे अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया और दिन में 2 बजे उसके मकान को ढहा दिया गया। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी इस मामले पर चुप नहीं रहेगी। बीजेपी नेता ने खुद को राजनीतिक शिकार भी बताया है। मुझे कल परसों पेशी का डेट थे और कल आया था मैं कारण बताया नोटिस को जवाब देने के लिए। मैं कारण बताया नोटिस को जवाब दिया और मैं उनको ये भी बोले कि जो शासन का निर्धारण राशि है वो भी दे दूंगा, मुझे पट्टा दे दीजिए, और नहीं देंगे। दूसरी बात है कि मुझे एक दिन के 24 घंटे का भी समय नहीं दिया कि आपके सामान आपके जो कीजिए आप निकालो और घर तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। भारतवर्ष में मेरे ख्याल से ऐसे पहले केस है कि एक दिन में आदेश पारित, सुबह कारण बता नोटिस का जवाब लिए और बयान लिए और शाम को आदेश पारित कर दिए। आपको आज के अतिक्रमण में जैसा आपको मकान तोड़ रहे हैं तो आपको कितने का नुकसान हो सकता है? मुझे यहाँ 40 डिसमिल जगह है और मेरा भवन करीबन 25 लाख की भवन है। बाउंड्री वाला कम से कम 15 लाख की है और लेट्रिन बाथरूम बना है 3 लाख की। कम से कम मुझे 40 लाख के नुकसान खाली कंस्ट्रक्शन में होगी और जो जगह की कीमत है वो कम से कम करीब 1 करोड़ का। को तत्काल नोटिस दिया गया, जवाब देने का समय नहीं दिया गया और उसके घर को बुलडोजर डोजर से उड़ा दिया गया, जेसीबी से, और उसके पत्नी को कैंसर। ये खुद दोनों पैर से अपाहिज है, आपके सामने जो खड़ा हुआ है। बरसात का समय है, बरसात के समय में कहा गया है कि घोंसला को भी, चिड़िया के घोंसला को भी नहीं उजाड़ते। जो गरीब लोग वहाँ के हैं उनको भी बोल रहे हैं कि 152% के हिसाब से आप पैसा पटाएं, और वो पैसा पटाने की स्थिति में अभी गरीब लोग नहीं हैं। ऐसे गरीब लोगों को घर को तोड़ने के लिए या उसको कैसे भू माफियाओं के हाथ में चला जाए, उस दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा जो पूरे प्रदेश में जो दबाव बनाई जा रही है और जो खेल रही है, निश्चित रूप से उस बात को लेकर के लोगों में एक आक्रोश। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार भ्रष्ट थी तो हमारे जो मंत्री बीजेपी में शामिल हुए हैं वो भी भ्रष्ट हैं। और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले आप तमाम आरोप सिंधिया पर लगाते थे और अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो कार्रवाई करें और अगर सही दिशा में जांच होती दिखी तो कुछ सबूत आपको दिए जाएंगे। और इस दौरान कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए हर किसी को सब्र करना चाहिए। मैंने कहा था कि ये जो दल बदल के मंत्री गए हैं तो भाजपा हमेशा ये आरोप कांग्रेस पे लगा रही है, आज भी लगा रही है कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्ट सरकार थी, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। तो ये मंत्री भी हमारी सरकार में मंत्री थे तो ये भी भ्रष्ट थे, तो भ्रष्ट मंत्रियों को आपने कैसे ले लिया? और फिर मैंने कहा था मेरे पास प्रमाण हैं। तो नरोत्तम जी ने ये कहा था कि प्रमाण है तो हमें दीजिए। मेरा उनसे निवेदन यही है, विनम्र निवेदन है कि आप इन्हीं मंत्रियों के खिलाफ, सिंधिया जी के खिलाफ 2-3 महीने पहले गंभीर आरोप आपने लोकसभा चुनाव में लगाए और आप भी ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं। ये सारे विधायक और सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग के। तो उन आरोपों का तथ्य, उन आरोपों के प्रमाण तो आपके पास हैं ही, तभी आप आरोप लगा रहे थे। आधारहीन आरोप तो आप नहीं लगा रहे थे। तो जो तथ्य आपके पास हैं, जो प्रमाण आपके पास हैं इनके खिलाफ, आप गृह मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, आप जांच शुरू कर दीजिए। और मुझे जब विश्वास होगा कि आपने जांच बिठा दी है और जांच सही दिशा में जा रही है तो मैं जो बचे खुचे प्रमाण है आपको दूंगा। करिए जांच शुरू।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सियासी जंग जारी है और इस बीच उपचुनाव की तैयारियां भी की जा रही हैं। भिंड में महगांव विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार ने राज्य मंत्री OPS भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भदौरिया ने 35 करोड़ रुपए बीजेपी से लिए हैं और कांग्रेस नेता राहुल भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर भी विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले उपचुनाव में जनता उन्हें जवाब दे देगी। बिल्कुल सत्य बात है। 35 करोड़ रुपए दे के, जैसा हमको ऊपर से वरिष्ठ नेतृत्व ने बताया और कहा भी है, चुनाव के दौरान कई सबूत भी पेश किए जाएंगे। 35 करोड़ रुपए लिए हैं, आज कहते फिरते हैं कि हमको मंत्री बना दिया। क्या मंत्री बना दिया? आपने क्षेत्र की जनता को बेचने के बाद मंत्री पद पाया है। एक वोट की अगर कीमत लगाई जाए तो 35 करोड़ में से लगभग 5700 रुपये का एक वोट होता है। आपने एक आदमी को 5700 रुपये में बेचा है। इस चंबल क्षेत्र के वीरों की भूमि है, वीरों की भूमि है और ये महगांव भी एक क्षत्रियों के वीरों की भूमि है। आपने जिस तरीके से वीर भूमि को बेचने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता आने वाले चुनाव में। अगर आपने अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिया है और उसमें वो गेम खेलते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि आपके बच्चों की एक छोटी सी गलती आपके खून पसीने की कमाई को मिनटों में साफ कर सकती है। ऐसे ही ताजा मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर एक नाबालिग मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था और गेम की लत ने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए तक खाली करवा दिए। मामला कोरबा जिले के औरगा थाना क्षेत्र का है, जहां पर कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला नाबालिग गेम खेलने की लत के कारण पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करता रहा और अकाउंट से पैसा कटने के बाद बच्चे के परिजन पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। मामले की छानबीन की तो पता चला कि उन्हीं के बच्चे की गलती से उनका अकाउंट खाली हुआ है। धीरे धीरे इसके बारे में और पता करते चले गए तो इसमें पता लगा कि इसका छोटा बेटा है जो नाबालिग है, जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, ये जो है अपने पिताजी के मोबाइल को ऑपरेट कर रहा था और इसी दौरान जो है इनके बड़े पापा जब काम में चले जाते थे और आते थे तो अपना मोबाइल को एक खूंटी में टांग के चले जाते थे शर्ट के साथ। तो इसी दौरान इन्होंने उनके मोबाइल को और उनके ATM कार्ड को निकाल लिया था और ये जो अपने पिताजी के मोबाइल में इसको ऑपरेट कर रहा था। अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल था उसमें पेटीएम डाउनलोड करके जो उनका ATM है उसमें के 16 डिजिट को इसमें डाल करके उसी IP एड्रेस और उसी मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था। इस तरीके से इसके बारे में जब पूरी पता लग गई हमको और बाद में इस लड़कों से पूछताछ किया गया तो इसमें 2 लड़के संलग्न पाए गए, जिसमें वो छोटा 8वीं क्लास का जो लड़का है इसमें ज़्यादा एक्यूज बन रहा है और एक और उसके साथ में उसका दोस्त था, वो इनको मदद कर रहा था। इस तरीके से इन लोगों ने ये गेम होता है जो है फ्री फायर गेम, इस गेम में ये लगातार 4 दिन तक लगभग 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जग कर इस गेम को खेले और इस गेम के अलग अलग चरण में जो है इसका स्टेज होता है। जैसे डायमंड स्टेज, इन्होंने 3 बार डायमंड स्टेज में जो भी अमाउंट मांगा गया था उसमें इन्होंने परमिट किया, अलाउ कर दिया, तो ये पैसे लगभग 80,000 रुपये ये उस अकाउंट से डिडक्ट हो गए थे। इस तरीके से ये अवैध रूप से पैसे का
मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसी वजह से एहतियात के तौर पर महाकाल मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालु अब महाकाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही मंदिर में जा पाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अनलॉक 1 के बाद से ही दर्शनार्थियों के लिए मंदिर को खोल दिया गया था, लेकिन अब लगातार उज्जैन में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है और पिछले 5 दिनों में करीब 45 से ज्यादा संक्रमित मरीज वहां पर पाए जा चुके हैं। इसीलिए ये अहम फैसला लिया गया है। देखिए, उज्जैन में पिछले कुछ दिनों पहले जो कोविड पॉजिटिव उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई थी, 0 तक भी आ रहे थे, लेकिन पिछले 10-12 दिनों में कोविड पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। ऑन एन एवरेज 10 से 12-13 लोग रोज अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं। उनका जो एनालिसिस हमारा कहता है कि ये अधिकांश लोग वही है जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में है, तो इसलिए शहर की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी था। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने आज ये निर्णय लिया है कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालु हैं अभी उनके लिए हम दर्शन प्रतिबंधित कर रहे हैं। जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए हम बुकिंग कराते थे, तो उसमें हम एक संदेश डाल रहे हैं उन लोगों के लिए कि कृपया करके अभी आप बुकिंग ना करें जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं। और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसमें भी जब वो कॉल करेंगे तो उनके संबंध में हम अवगत करा देंगे और जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी तब हम पुनः इसके ऊपर निर्णय लेकर उनको सबको अवगत कराएंगे। सर, इसमें जो बाहर से जनप्रतिनिधि आते हैं या कोई बड़ा मंत्री आता है तो उसके लिए प्रवेश निषेध रहेगा? देखिए, अभी जो निर्णय हुआ है उसमें यह है कि मध्य प्रदेश से बाहर के जितने भी लोग रहेंगे उनके लिए प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और नाबालिग आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला पलारी थाना क्षेत्र का है और पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने इस मामले का खुलासा किया है और वहीं मामले में तत्परता दिखाकर कार्रवाई करने वालों और आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले पलारी थाने के 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सम्मानित भी किया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला जनकपुर विकास खंड के कमरसी का है, जहां पर आरोपी और पीड़िता में प्रेम प्रसंग था और पीड़िता नाबालिग है और एक बच्चे को भी जन्म वो दे चुकी है। लेकिन आरोपी ने जब उससे शादी नहीं की तो पीड़िता ने न्याय के लिए वो थाने पर पहुंची और वहां गुहार लगाई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उसके साथ कोई उसी के घर में रहता था जो रिश्ते का उसके भाभी का बहन के साथ उसका प्रेम संबंध हुआ और उस लड़की इसके घर ग्राम नगोई की आ जाकर रहती थी और शादी करने की बात को लेकर इनके साथ दोनों में प्रेम संबंध था। दिनांक 5/7/2020 को एक बच्ची पैदा हुई और नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट पर दिनांक 16/7/2019 को अपराध क्रमांक 48/2020 धारा 376 2 घा साझेदारी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीकर पीड़िता का डॉक्टरी मुलाजा कराया गया और विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 17/7/2020 को उदय सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड मनेंद्र न्यायालय में स्पेशल। अभी गुजरात की कांस्टेबल सुनीता यादव का मामला सोशल मीडिया में धूम मचा ही रहा था कि छत्तीसगढ़ के एक फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड का भी वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचाने लगा है। मामला कोरबा वन मंडल के कटघोरा वन परिक्षेत्र का है, जहां पर बीट गार्ड ने रेंजर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। उसके बाद उसने पंचनामा बनाकर उससे सिग्नेचर भी करने को कहा और मामला 17 जुलाई का है, जब कटघोरा वन परिक्षेत्र में बांकी मोगरा हल्दीबाड़ी में बांस की कटाई हो रही थी और बीट गार्ड के इस तेवर से वन मंडलाधिकारी के भी होश फाख्ता हो गए हैं और पूरे वन मंडल में हड़कंप मच गया है। और यहाँ ये सब घटना हुआ है, आज मेरी पूरा मीडिया प्रेस आया था, इसके बाद मैं आया हूँ कि देखा मौका में क्या हो रहा है। नहीं हुआ है, ये विभागीय उपयोग के लिए है ये और समिति के माध्यम से। ठीक है सर, अभी मौका में जब इसका पीओआर दर्ज करूंगा, मैं चालान काट के भेजवाऊंगा कसनिया डिपो। गिरे हुए बांस को ही कर रहे हैं। आप अपराधी हो, अभी दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए। यहाँ कोई साहब वाहब नहीं हो, नियम से चल रहा हूँ मैं सर, कोई आप भी साहब नहीं, अभी अपराधी हो आप मौके पे, बात मत करो।
दस्तखत करना करो, नहीं दस्तखत करने से निकाली क्यों बाइज्जत क्या कहता है जितनी साहब को इसको बुलवाओ करिए, चलिए दस्तखत इसमें जब्ती नामा आपसे जब तक क्या, जब आपका बयान पढ़ के सुनाओ आपके सामने। ये सुनिए भाई, अपराधी हो तो भाई अपराध किस करना नहीं करना फिर डिप्टी का काम, जांच करना उनका काम है। मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता, धारा 26 एक कार्रवाई कर रहा हूँ मैं। अब कटाई सफाई नहीं होना है, अब बिना सीजन कभी कूप का सीजन नहीं, फरवरी मार्च में होता है कूप मार्च कटाई, कहीं कूप का कुछ निशान दिखा है क्या यहाँ पर? अवैध हो रहा है नहीं, तो आप होश में रहिए। चलिए दस्तखत करिए। सिंह रात्रि द्वारा मेरे पहुँचने से पहले जब्ती का कार्यवाही और लेबरों को जब्तीनामा में दस्तखत उसका पंचनामा बयान गवाह ये सब कार्य पूर्ण कर ये जो कटा हुआ बांस इसको काश्तकार कसनिया भेजने की कार्यवाही। कितने लेबर आए थे यहाँ पे काम करने? यहाँ पर 11 लेबर हैं सर। उनके जानकारी में शेखर जी के द्वारा मतलब जानकारी में नहीं थी क्या उनको? अब ये मेरे को मालूम नहीं है क्या है। शेखर बांस लेने ट्री गार्ड लेने चल दिया था बाहर और मेरा डिप्टी यहाँ लगाया गया था। इस मामले में शेखर ये क्या कहना है? शेखर से मेरा तो बात नहीं हुआ है। नहीं, अभी क्या कहना है उनका? अब वो तो अपना कार्यवाही पूर्ण कर चुके हैं और मेरा भी बयान लिए हैं और मैं भी अपना बयान दिया हूँ कि मेरे को रेंज अफसर द्वारा मैंने आदेश क्या शुभ नाम है रेंजर सर? श्री मृत्युंजय शर्मा। अच्छा, उनके द्वारा आपको आदेश किया गया था जी कि वहाँ पे? ये आपका क्षेत्र नहीं है? नहीं, मेरा क्षेत्र नहीं है, बाकी बीट है। शेखर जी के अंडर में है। गुना की घटना को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों में आक्रोश है और विपक्षी दल कांग्रेस इस मामले पर शिवराज सरकार को घेरने का काम कर रही है और इसी के चलते उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का सौदागर शिवराज चौहान के सरकार ने सत्ता हासिल करने वाला ये शिवराज चौहान पैसे के दम पे विधायक को खरीद कर एक लोकप्रिय सरकार को गिराने वाला ये कलेक्टर शिवराज चौहान का पुतला जलाया गया है। गुना की जो घटना हुई है और जिस तरह दलितों के परिवार को वहाँ पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह वहाँ पे उन लोगों को मारा गया है और मध्य प्रदेश के किसानों को जिस तरह से अल्पसंख्यक दलित वर्ग मजदूर वर्ग जो परेशान हो रहा है उसके विरोध में हमने भारतीय जनता पार्टी के एक कलंकित लुटेरा मामा का पुतला जलाया है। चारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जला के हमने ये विरोध किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा थाने में पदस्थ टीआई हेमंत बर्वे के खिलाफ महिला पुलिस आरक्षक ने घर में घुसकर छेड़खानी करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता महिला आरक्षक ने कोतवाली पुलिस से घटना की शिकायत की है, लेकिन आरोपित टीआई के खिलाफ मामला दर्ज करने की बजाय पुलिस महकमा टीआई को बचाने में जुटा हुआ था। उधर मामला बढ़ता देख कोतवाली पुलिस ने शहपुरा टीआई हेमंत बर्वे पर घर में घुसकर छेड़खानी करने और धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि शुरुआती दौर में पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। मीडिया के दबाव के बाद मामला थाना प्रभारी पर दर्ज किया गया है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के संबंध में, जिसके संबंध में प्रत्येक जिले में विशाखा समिति बनी हुई है। विशाखा समिति को इसकी छानबीन के लिए जवाबदारी सौंपी गई है। वो हमें कल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस तरह के आरोप लगे हैं? आरोप जो है संगीन है, महिलाओं से संबंधित है। किनके विरुद्ध? ये हेमंत बर्वे हैं टीआई शहपुरा, उनके विरुद्ध है आरोप। सर, आपके डिपार्टमेंट के पुलिस आरक्षक 5 घंटे से यहाँ पर थाने में बैठ के ये कहना गलत है आपका। 5 घंटे से ये कहना गलत है आपका। अब मेरे संज्ञान में तुरंत उनके मामा ने ये बात डाली थी, मैंने तत्काल ही एक्शन ले लिया था इस पर। सर, जानकारी लग रही है कि उनके घर में आके नहीं, ये सारी बात है, पुलिस लाइन में उनके घर गए थे, सब बातें आई हैं, तो विशाखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी इसके संबंध में। आजकल ठग भी आधुनिक हो रहे हैं। आधुनिकता के साथ साथ नए पैतरे भी अपना करके ठगी को अंजाम दिया जा रहा है और कोई किसी बड़े नेता का सचिव बन जाता है तो कोई पुलिसकर्मी या फिर तहसीलदार। ऐसे ही ताजा मामला सामने आया है इंदौर से। इंदौर
पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो नकली तहसीलदार बनकर ठगी करती थी। युवती ने एक फैक्ट्री के मालिक का 2.5 लाख का चालान भी किया है और इसी के बाद आरोपी महिला पकड़ी गई है। सर बताएं, आज जो फर्जी तहसीलदार का ये क्या पूरा मामला है सर? ये हमारे थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री है, बिस्किट की मिलार्क फूड फैक्ट्री पालना में है ये। तो इसका मालिक है अंशु गुप्ता। इन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 तारीख को 14 जुलाई को एक महिला इनके फैक्ट्री में आई और बोली कि मैं तरंग हूँ, तहसीलदार पर हूँ, पद पर हूँ और मुझे आपकी फैक्ट्री का निरीक्षण करना है, कुछ इसमें गड़बड़ियाँ हैं, अनियमितताएं हैं। चलिए फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।